हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। फाइनली आपका आप लोगों की डिमांड पर कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर आ गया है और रसायन शास्त्र के लिए इस वीडियो में हम पूरा क्वेश्चन पेपर लेकर आ गए हैं और पूरा इस वीडियो में हम सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए देख सकते हैं आप यहाँ पर पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहने वाला है। ये सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सब पहले से ही वाकिफ़ हैं, ठीक है। तो चलिए ये सब आप देख सकते हैं। निर्देश पढ़ना जरूरी होता है क्योंकि देखिए त्रैमासिक पेपर आपके इस प्रकार जो है आपके लिए जा रहे हैं कि जैसे बोर्ड के पेपर हो रहे हों। आप देख रहे हैं पेपर बिल्कुल कैसे आपके बिल्कुल जैसे बोर्ड के पेपर आते हैं वैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको अभी से अपनी तैयारी अच्छी करनी है। तो चलिए हम इस पेपर को पूरा सॉल्व करते हैं। तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पर सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, सभी प्रश्न आपको सॉल्व करना है। मैं पूरे प्रश्न आपको सॉल्व करवाता हूँ। चलिए देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपके यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि देख सकते हैं यहाँ पर आपके हैं। देखिए ये सभी जो क्वेश्चन है इनके आंसर मैं आपको ऑलरेडी पिछले पार्ट में बता चुका हूँ। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है पिछला पार्ट तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी उसका लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न आपके इस प्रकार से सभी प्रश्न हैं, इनके मैंने आपको आंसर पिछले वीडियो में बता दिए हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं आप यहाँ पर देखिए ये आपके यहाँ से सभी प्रश्न हो जाएंगे आपके। उसके बाद देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका रिक्त स्थान हो जाएगा, ठीक है। रिक्त स्थान के बाद सही जोड़ियाँ आपकी यहाँ से हो जाएंगी, ठीक है। सही जोड़ी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सही जोड़ी हो जाएंगी। और उसके बाद देखिए यहाँ पर यहाँ से आप देखिए एक शब्द वाक्य में उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हमें शुरू करने थे प्रश्न क्रमांक 5 से, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 के बाद हमने यहाँ से अब हमें शुरू करने हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सभी प्रश्न एक एक से देखते हैं और उनके आंसर देखते हैं। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। यहाँ पर देखिए 5वां जो प्रश्न है हमारा, सबसे पहले देखते हैं इसके हम आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 5वां जो क्वेश्चन है आपको पूछा गया है, मोलरता एवं मोललता को इकाई सहित परिभाषित कीजिए। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन हो जाएगा और 2 अंक के लिए प्रश्न है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसका हम आंसर किस प्रकार से लिखेंगे, चलिए देख सकते हैं। इसका जो आंसर है मैं आपको बता देता हूँ। ध्यान रखना है आपको कैसे प्रश्न में आपको पूछा जाता है तो कैसे इसका आंसर लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मोलरता क्या है, मोललता क्या है आपसे पूछा है। मोललता एवं मोलरता दोनों इकाई सहित आपको परिभाषित करना है। तो देख सकते हैं आप मोलरता इस प्रकार से हो जाएगी, ठीक है। देखिए इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों या ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता एम कहते हैं। इसकी इकाई मोल प्रति लीटर है, ठीक है। तो इकाई हो जाएगी, इकाई सहित हमें परिभाषित करना, देख सकते हैं इकाई सहित परिभाषित कीजिए। और उसके बाद मोललता, ठीक है। मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या है होती है, किसी बिलियन के 1000 ग्राम अणु में, ठीक है। देखिए सूत्र भी आप लिख सकते हैं यदि लिखना चाहे तो, विलेय के मोलों की संख्या बटे में बिलियन का लीटर आपका आयतन में, इस प्रकार से इसका सूत्र हो जाएगा। या फिर ऐसा लिख सकते हैं बिलियन का द्रव्यमान में आपका, ठीक है। विलेय का द्रव्यमान आप ऊपर लिखेंगे, बटे में लिखेंगे विलेय का अणुभार इंटू बिलियन का लीटर में आयतन, ठीक है। उसके बाद देखिए मोलरता आप देख सकते हैं किसी बिलियन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुभारों की संख्या विलियन की मोलरता कहलाती है। इसका इकाई जो होती है, इसकी इकाई मोल प्रति किलोग्राम है, ठीक है। इसका सूत्र भी आप देख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, हेनरी के नियम को उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। आपको हेनरी का जो नियम है वो उदाहरण सहित लिखना है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हेनरी का नियम हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए हेनरी का नियम, देखिए हेनरी का नियम उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका आंसर देखिए हेनरी का नियम, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर स्थित गैस की द्रव्य विलेयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। अर्थात गैस में बिलियन के ऊपर जितना अधिक दाब होगा उतनी विलेयता उतनी अधिक होगी। तो यहाँ पर इसका देखिए एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, एम द्रव्यमान होता है और साम्य दाब पी होता है। तो इस प्रकार से लिखेंगे एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, यानी कि अनुक्रमानुपाती। और यहाँ पर जहाँ देख सकते हैं के एच हेनरी नियतांक ये हो जाएगा। तो इतना आप लिख सकते हैं। यदि आपसे उदाहरण पूछा है तो उदाहरण भी आप समझा सकते हैं, यहाँ तक आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हेनरी का नियम हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न है ऑक्सीकरण क्रिया को समझाइए। तो चलिए देखते हैं ऑक्सीकरण क्रिया को समझाना है। देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया को समझाना है। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही है, आप दोनों ही कर सकते हैं। हो सकता है अपचयन आपकी किसी क्वेश्चन में पूछ ले, ठीक है। तो ऑक्सीकरण देखिए किसी पदार्थ में ऑक्सीजन या किसी अन्य ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना अथवा हाइड्रोजन या किसी धन विद्युतीय तत्व का निकल जाना उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाता है।
उदाहरण लिख सकते हैं 2 mg + O2 2 mg आपका बन गया, तो ये आपकी ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा विशिष्ट चालकता की परिभाषा एवं इकाई लिखिए। तो चलिए देखते हैं विशिष्ट चालकता की परिभाषा देखते हैं, साथ ही इकाई भी हम देख लेते हैं। तो देखिए विशिष्ट चालकता की परिभाषा यहाँ पर हो जाएगी, ये देख सकते हैं विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा लिख लेंगे। इससे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, कप्पा का एक देख सकते हैं आप साइन देख सकते हैं, इस प्रकार से होता है। ठीक है, कप्पा से इसको प्रदर्शित करा जाता है। और देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कप्पा = 1/ρ। ठीक है, 1/ρ होता है। और कप्पा = देखिए रो का हम यहाँ पर सूत्र लगा देंगे, रो होता है R यानी प्रतिरोध गुणे A। ठीक है, एरिया बटे लेंथ L। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से रो होता है। अब रो का यहाँ पर सूत्र जब हम लगा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 1/R × L/A। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सूत्र लगा के समझा भी सकते हैं और इसका यहाँ पर इकाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी इकाई हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटी इनवर्स, जो कि हमने ऑब्जेक्टिव में देख ली है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है, तो इस प्रकार से विशिष्ट चालकता हो जाएगी। अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर हो जाएगा लिगेंड किन्हें कहते हैं। लिगेंड किन्हें कहते हैं, तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, लिगेंड किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न है लिगेंड से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए कोई भी परमाणु या अणु या आयन जो केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, उसे हम लिगेंड कहते हैं। ठीक है, हिंदी में संलग्नी भी कहा जाता है। ये लिगेंड केंद्रीय आयन को घेरे रहते हैं। ठीक है, ऋणावेशित लिगेंड, धनावेशित लिगेंड और उदासीन लिगेंड के यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, इनको आप याद कर सकते हैं। यदि आपसे उदाहरण पूछे तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लिगेंड क्या होता है। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर हो जाता है। देखिए लिगेंड हो गया, अगला प्रश्न है कीलेट किसे कहते हैं। तो देखिए कीलेट का भी हम देख लेते हैं, कीलेट किसे कहते हैं। देखिए ये प्रश्न रहा कीलेट और उसका आंसर देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कीलेट, ये रहा आपका कीलेट किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो देख सकते हैं जब किसी संलग्नी में 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु होते हैं जो कि किसी एक धातु आयन के साथ उप संयोजक बंध बनाते हैं, तब एक वलयाकार संरचना प्राप्त होती है, जिसे कीलेट कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसका आप देखिए इस प्रकार से स्ट्रक्चर यानी संरचना बना सकते हैं। ठीक है, तो कीलेट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा रह जाएगा यहाँ पर। देखिए यदि 6 ग्राम यूरिया को 72 ग्राम जल में विलय किया जाता है तो यूरिया का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो देखिए मोल प्रभाज आपको ज्ञात करना है। पहले आपको क्या निकालना है, पहले नंबर ऑफ मोल निकालने हैं यूरिया के और जल के। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बता दूं। 6 ग्राम आपका यूरिया यहाँ पर दिया गया है और 72 ग्राम आपके जल दिया गया है, इसमें विलय किया गया। तो यूरिया का आपको मोल प्रभाज निकालना है। मोल प्रभाज निकालने से पहले हमें दोनों के ही यहाँ पर क्या निकालने होंगे, आपके यहाँ पर मोल निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं, पहले हम देखते हैं यहाँ पर पूरा सॉल्व कैसे करना है। देखिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैं इसको सॉल्व करा देता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको कैसे लिखना होता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, यदि 6 ग्राम यूरिया है तो यहाँ पर यूरिया को जो आपको देखेंगे अणुभार यहाँ पर फिर निकालेंगे। पहले जितना दिया गया है यूरिया कितना है, W, स्मॉल w से हम लिख रहे हैं यूरिया को, ये अपना 6 ग्राम आपको दिया गया है। ठीक है, और वाटर दिया गया है आपको 72 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल W से हम इसको लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें NH2 यानी यूरिया का NH2CO NH2 जो होता है यूरिया होता है, इसका हमें अणुभार निकालना है। ठीक है, अणुभार निकालना है 60 आता है। ठीक है, जोड़कर तो 60 ग्राम आता है इसका अणुभार। ठीक है, तो हमें पता है कि हम मोल कैसे निकालते हैं। मोल निकालने के लिए क्या करते हैं, N = WB यानी कि जो आपको दिया गया है, जो वेट दिया गया है 6 दिया गया है यूरिया के लिए, हम निकाल रहे हैं पहले। और जो यहाँ पर देखिए इसका जो अणुभार आया वो कितना आया 60, तो अणुभार नीचे बटे में तो कितना आ जाएगा 6/60 आ जाएगा। ठीक है, ग्राम प्रति मोल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आ जाएगा। अब हमें निकालना है वाटर के लिए। ठीक है, यूरिया का तो हम निकाल चुके हैं मोल। ठीक है, इतने आ गए। अब निकालते हैं वाटर के लिए। वाटर का पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर वाटर का हमें निकालना है अणुभार H2O का। ठीक है, भार तो हमें पता ही है कितना है, भार हमें 72 दिया है, लेकिन अणुभार नहीं दिया है ना, तो अणुभार निकालना है। तो H2O का कितना होता है हमें सबको पता है कि 18 होता है इसका। ठीक है, 18 ग्राम होता है। तो ये हम हो गया। अब हम देखिए इसका N निकालेंगे, इसमें मोल की संख्या निकालेंगे। तो पहले हम जो दिया है W उसको लिखेंगे ऊपर 72, अपना अणुभार कितना 18, तो ये अपना आ जाएगा 4 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये आपके आ गए। अब हमें निकालना है मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं हमें किसका निकालना है, तो यूरिया का मोल प्रभाज याद करना है। ठीक है, तो यूरिया का मोल प्रभाज हम निकालते हैं। तो देखिए
x के बराबर में जिसका निकालना है उसको ऊपर रखेंगे। यूरिया का निकालना है तो यूरिया का मोल कितना है 6/60 है। 6/60 यानी कि 6/60 मतलब होता है 1/10। ठीक है, तो 1/10 ऊपर आ जाएगा बटे में 1/10 को हम और भी सिंपल कर लें तो 0.1 आ जाएगा। ठीक है, सीधा। उसके बाद देखिए ये जो है, पहले मैं सूत्र तो लिखे ही नहीं है यहाँ पर, देखिए सूत्र लिख लीजिए। सूत्र है आपका n/n+n। तो जो कैपिटल N है हमारा कितना आया था 4 आया था, 4 लिख देंगे, प्लस में स्मॉल n कितना है यहाँ पर 6/60 यानी 0.1। तो 0.1 ऊपर में है और नीचे हो जाएगा 4.1। इसको आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका जब आप सॉल्व करेंगे 0.024 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये तो उम्मीद है आप सबको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं जल्दी से। मोल प्रभाज किसे कहते हैं? देखिए अब वही प्रश्न है, इसमें मोल प्रभाज पूछा है, किसे कहते हैं ये हमने सॉल्व कर लिया। अब किसे कहते हैं ये लिखना होता है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। देखिए मोल प्रभाज किसे कहते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं किसी विलयन में उपस्थित किसी विलेय या विलायक के मूलों की संख्या विलयन में उपस्थित संपूर्ण मूलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए सूत्र भी आप लिख सकते हैं n1/n1+n2 तथा विलायक का मोल प्रभाज n2/n1+n2। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। देखिए जो मैंने अभी आपको सवाल सॉल्व करवाया उसी प्रकार से आपको वैल्यू कोई भी चेंज कर दे तो आपसे बनना चाहिए। ठीक है, आप सूत्र को याद रखिए, ये सूत्र होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए पहले आपको यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स का सूत्र लगाना होगा। चलिए अब आगे के प्रश्न हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कोलोरोस का नियम लिखिए। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं आगे के प्रश्न है जो हमारे यहाँ पर कोलोरोस का नियम आपको लिखना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिए आपका कोलोरोस का जो नियम हो जाएगा वो यहाँ से आप हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ से ध्यान दीजिए कोलोरोस का नियम यहाँ से लिखेंगे आप। अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्य की आणविक चालकता का मान उसके समस्त धनायनों एवं ऋणायनों की मूलर चालकता के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये नियम हो जाएगा। यदि कोई अनुप्रयोग आपसे पूछे जाए तो अनुप्रयोग भी आप समझा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कोलोरोस का नियम। अगला देखते हैं हम, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा पूछा गया संचारण किसे कहते हैं। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संचारण जो है, और बार बार ही पूछा जाता है संचारण। ठीक है, संचारण किसे कहते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग पिछली कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। देख सकते हैं संचारण क्या है, ये प्रश्न है, इसका उत्तर इस तरफ है। देखिए तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा संचारण। ठीक है, ये आप पूरा देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। संचारण धातुएं वायुमंडल की नमी CO2, SO2, NO2, H2S आदि गैसों से क्रिया करके अवांछनीय यौगिकों की परत बना लेती हैं, जिससे धातुओं की सतह खराब हो जाती है। यह संचारण कहलाती है। जो जंग लगती है ना वही। अब जंग लगने से विद्युत रासायनिक सिद्धांत भी पूछ सकते हैं, तो इसको भी आप देख लेना। वैसे तो जंग यहाँ पर मेन आपको संचारण उदाहरण इसका याद रखना है, जैसे कि लोहे पर जंग लगना, तांबे के बर्तन नीले हरे होना। ठीक है, ये सब संचारण के उदाहरण हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा देख लीजिए, यहाँ पर पूछा है अणु संख्यक गुणधर्म को उदाहरण सहित समझाइए। तो अणु संख्यक गुणधर्म हमारा देखिए अगला प्रश्न है। अणु संख्यक गुणधर्म को हम देख सकते हैं यहाँ पर। अणु संख्यक गुणधर्म ये आपका चैप्टर नंबर 2 है, जो सॉल्यूशन चैप्टर है ना उसी का है। तो देख सकते हैं इसको, अणु संख्यक गुणधर्म आपके यहाँ से इसमें हो जाएगा आपका अणु संख्यक गुणधर्म। यहाँ देखिए अणु संख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, प्रमुख अणु संख्या गुणधर्म को समझाइए। तो देखिए वे गुण जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर ना करके विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उदाहरण आप देख सकते हैं, स्वयं याद कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो। अब देखिए अगला प्रश्न है 120 ग्राम NaOH को 2 लीटर विलयन में विलय किया जाता है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है वो भी आपको बता देता हूँ, इसको आप स्वयं कर लेना। ठीक है, देखिए इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, बस वैल्यू चेंज करनी है। ठीक है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, वैल्यू बस चेंज करना है उसमें। तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ कैसे इसको किया जाता है। देखिए जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, 4 ग्राम NaOH को 100 ml जल में विलय करने पर विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर कितना अंतर है, अंतर इतना है कि यहाँ पर 120 ग्राम है, यहाँ पर 4 ग्राम है। NaOH है, बस NaOH है इसमें भी, इसमें 2 लीटर कर दिया है यहाँ पर 100 ml की जगह पर। ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना है NaOH का भार यहाँ पर 4 ग्राम दिया है, तो यहाँ पर आपको इस जगह पर लिखना है 120 ग्राम। ठीक है, यहाँ पर 120 ग्राम आप लिख लेंगे। उसके बाद देखिए NaOH का भार आपको पता ही है 40 होता है। NaOH विलयन का आयतन निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर 100 ml दिया है, तो इसको अपन लीटर में बदल लेंगे। तो इसमें आपको नहीं बदलना है, इसमें डायरेक्ट ही आपको 2 लीटर दिया है, तो आपको ये सब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 2 लीटर सीधा लिख लेना है। ठीक है, अब मोलरता के सूत्र लगा देंगे आप, विलेय का द्रव्यमान बटे में विलेय का अणुभार इंटू विलेय का लीटर में आयतन। ठीक है, अब विलेय का द्रव्यमान आपको कितना दिया गया है, यहाँ पर 120 दिया है, तो 120 आप ऊपर लिख देंगे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ ऐसे करना है। उसके बाद विलेय का
अणुभार कितना अपन ने निकाला इसका 40, तो 40 लिख देंगे, गुणा में लगा देंगे यहाँ पर। और लीटर में आयतन, आयतन कितना है, इसमें तो 100 दिया, इसमें हमें नहीं निकालना, हमें निकालना है इस वाला का, तो 2 लीटर दिया, तो 2 यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे। अब इसको काट देंगे, 2 से काटा तो 60 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। इसको काट देंगे, इसके 6/4 यानी 3/2 यानी कि 1.5 आपका इसका आंसर आ जाएगा मोल प्रति लीटर में, ठीक है, मोल प्रति लीटर में, ये आंसर हो जाएगा इसका। इस प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है, मैंने जल्दी जल्दी आपको बता दिया। अब देखिए 11वां प्रश्न देख लीजिए। FeH2O6 3+ प्रबल अनुचुंबकीय है जबकि दुर्बल FeCN6 3- अनुचुंबकीय है, क्यों, समझाइए, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको करना है। देखिए उसको आप ढूंढ के कर लेना, यदि नहीं मिल रहा है फिर भी मैं आपको अगले वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। देखिए इसमें देखिए अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित उपसंयोजी यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए, तो इसको करना है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। PAC नाम आपको आते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। तो देखिए सबसे पहला देखिए K3FeCN6, ठीक है, K3FeCN6 है आपका, यहाँ पर इसको करना है। इसमें देखिए K3FeCN6 ये पहला वाला है, इसका लिखेंगे आप पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3, ठीक है, ये आपका पहले का हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरा K2PdCl2, ये वाला इसमें मुझे नहीं मिला, तो इसका देखिए अगले का देख लेते हैं, CONH3 का होल 6 और फिर कोष्टक 1Cl3, तो ये वाला देख लीजिए यहाँ पर हो जाएगा इसका, ये वाला देखिए यहाँ पर है, ठीक है, ये इसको करना है। ये दूसरा वाला हो जाएगा ये डाइक्लोरोराइडोविस एथेन 1,2-डाइअमीन, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा तीसरे वाले का। चौथा देखिए Na2NiEDTA, तो EDTA वाला था जो है यहाँ पर मिल गया था, EDTA, इसमें आप देख सकते हैं ये वाला देखिए यहाँ देख सकते हैं दूसरा वाला इसमें देखिए, तो ये हो जाएगा सोडियम इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो निकलेट 2। तो इस प्रकार से आपके IUPAC नाम हो जाएंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न, मिथाइल अल्कोहल आइडोफॉर्म क्यों नहीं बनाता, ठीक है, और निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समीकरण सहित समझाइए। तो देखिए इस क्वेश्चन को आपको कर लेना है, यदि नहीं मिल रहा तो फिर बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं हम, रीमर टीमर अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है। ये अभिक्रिया बहुत ही ज़्यादा IMP है आपकी परीक्षा में, देखिए, तो इनको हम देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देखिए रीमर टीमर अभिक्रिया, तो रीमर टीमर अभिक्रिया देखिए यहाँ से आपकी हो जाएगी। रीमर टीमर फिनोल को क्लोरोफॉर्म और जलीय कास्टिक सोडा के विलयन के साथ 7 से 70 डिग्री पर गर्म किया जाता है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद कोल्बे समेट अभिक्रिया इस प्रकार से हो जाएगी, ठीक है। इसमें कौन कौन सी पूछी है, और विलियमसन संश्लेषण, तो विलियमसन संश्लेषण आपका ये हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, और यहाँ पर आपकी हो जाएंगे प्रश्न 12 तक, ठीक है। अब आगे के प्रश्न देखिए इस प्रकार से रह गए, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वीडियो लंबा हो चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 13वां प्रश्न है, आपके सभी जो आगे के प्रश्न रह गए ये हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। आप सबको पता है कि नेक्स्ट पार्ट आता है, जरूर आता है, वो आपको आ जाएगा जल्दी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आ जाए वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और देखिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके दोस्तों को भी हेल्प हो सके।